क्या एक अकेला इंसान दुनिया का नक्शा बदल सकता है? क्या एक छोटी का प्रतिशोध एक अखंड साम्राज्य की नींव रख सकता है? हम बात कर रहे हैं उस मस्तिष्क की जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया, आचार्य चाणक्य। हम आपको ले चलेंगे चाणक्य के जन्म के उस रहस्यमय पल से लेकर तक्षशिला के उनके कठोर संघर्ष, धनानंद के विनाश की खौफनाक कसम, चंद्रगुप्त की खोज और अंत में उनकी रहस्यमयी मौत तक। तैयार हो जाइए उस सत्य को जानने के लिए जिसे सदियों से किताबों के पन्नों में दबा दिया गया। यह कहानी है अखंड भारत के निर्माता महान आचार्य चाणक्य की। इतिहास के पन्नों को अगर हम 2300 साल पीछे पलटें तो हमें मगध की वो धरती दिखाई देती है जो आज के बिहार का हिस्सा है। लेकिन उस समय का मगध आज जैसा नहीं था। चारों ओर अशांति, अराजकता और छोटे छोटे राजाओं की आपसी दुश्मनी का माहौल था। इसी तनावपूर्ण माहौल में मगध के एक छोटे से गांव चणक में ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता का नाम चणक था, इसलिए बालक का नाम पड़ा चाणक्य। जैसे ही चाणक्य का जन्म हुआ, उस नवजात बालक के मुंह में सामने के 2 दांत पहले से निकले हुए थे। मगध के सबसे बड़े ज्योतिषियों ने जब बालक का मुख देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है। इसके मुंह में दांतों का होना यह बताता है कि इसके भाग्य में एक चक्रवर्ती सम्राट बनना लिखा है। ये पूरी धरती पर राज करेगा और बड़े बड़े राजा इसके पैरों में झुकेंगे। मगर चाणक्य के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सत्ता के लालच में पड़कर अपना धर्म भूल जाए या अहंकार में डूबकर किसी राजा की तरह विनाश का कारण बने। उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या इस भाग्य को बदला जा सकता है। ज्योतिषियों ने उत्तर दिया कि यदि इसके दांत तोड़ दिए जाएं तो यह खुद राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन यह किंग मेकर बनेगा, यानी राजाओं को बनाने वाला और उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने वाला। पिता ने भारी मन से एक पत्थर उठाया और अपने ही कलेजे के टुकड़े के वो दोनों दांत तोड़ दिए। जैसे जैसे चाणक्य बड़े हुए, उनका जीवन खुशियों से नहीं बल्कि तिरस्कार से भरा रहा। चाणक्य दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे। उनका रंग सांवला था, शरीर दुबला पतला और चेहरा थोड़ा अजीब। जब वे गलियों में निकलते तो दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते। लोग उन्हें कुरूप कहकर पुकारते थे। एक ब्राह्मण बालक के लिए समाज का यह तिरस्कार सहना बहुत मुश्किल था, लेकिन चाणक्य के भीतर बचपन से ही धैर्य रखने की अद्भुत गुण था। वे लोगों की बातों पर गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि शांत रहकर उन्हें देखते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही यह समझ लिया था कि सुंदरता शरीर में नहीं बल्कि बुद्धि में होती है। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि जो पाठ उनके सहपाठी हफ्तों में याद नहीं कर पाते थे, चाणक्य उसे एक बार सुनकर कंठस्थ कर लेते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे इसी ज्ञान को अपनी तलवार बनाएंगे। मगध उस समय शिक्षा का नहीं बल्कि भोग विलास और ताकत का केंद्र बन चुका था। चाणक्य जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें उस जगह जाना होगा जहां सिर्फ दिमाग की पूजा होती है। वो जगह थी तक्षशिला। ये आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास स्थित तक्षशिला उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। चाणक्य ने एक दिन बिना किसी को बताए अपना झोला उठाया और मगध की सरहदें छोड़ दी। एक बालक जिसके पास रास्ते के खर्च के लिए पैसे नहीं थे, जो पैरों में खड़ाऊं पहने हजारों मील के सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में जंगल था। कई रातें उन्होंने पेड़ के नीचे भूखे पेट सोकर गुजारी। जब वे तक्षशिला पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। वहां दुनिया भर से आए विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे थे। चाणक्य जब वहां पहुंचे तो उनकी वेशभूषा देखकर द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें लगा कि यह गरीब ब्राह्मण का लड़का यहाँ क्या करेगा, लेकिन चाणक्य ने वहां के प्रधान आचार्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दी। तक्षशिला के इतिहास में पहली बार किसी छोटे बालक ने आचार्य को चुनौती दी थी। सभा बैठी, तर्क वितर्क शुरू हुए। चाणक्य ने वेदों, राजनीति और तर्क शास्त्र के ऐसे ऐसे प्रमाण दिए कि बड़े बड़े विद्वानों के पसीने छूट गए। उनकी आवाज में वो चमक थी और तर्क में वो काट थी कि प्रधान आचार्य ने खुद खड़े होकर उनका स्वागत किया और चाणक्य को दाखिला मिला। तक्षशिला के उस दौर में चाणक्य ने दिन रात एक कर दिया। वहां उन्होंने सिर्फ धर्म नहीं पढ़ा बल्कि उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के उन रहस्यों को समझा जो अब तक गुप्त थे। लेकिन इसी बीच मगध से एक बुरी खबर आई। चाणक्य के पिता आचार्य चणक को राजा धनानंद ने बंदी बना लिया था। चाणक्य को जब यह पता चला तो उनका खून खौल उठा। वे भागकर मगध पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पिता को अपमानित करके राज्य से निकाल दिया गया था और उनकी संपत्ति छीन ली गई थी। अपने पिता की वो लाचारी और आंखों में आंसू देखकर चाणक्य के भीतर का शांत ब्राह्मण मर गया और एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। उन्होंने कसम खाई कि वे मगध के इस काले साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। चाणक्य वापस तक्षशिला आए, लेकिन अब वे पहले वाले विद्यार्थी नहीं थे। अब उनकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ युद्ध कला और रणनीतियों पर काम करना शुरू किया। वे जानते थे कि अकेले धनानंद से लड़ना खुदकुशी होगी। उन्हें एक ऐसा राजा चाहिए था जो उनके सपनों को सच कर सके। इसी दौरान उन्हें खबर मिली कि यूनान का राजा सिकंदर भारत की तरफ बरहिच रहा है। पूरा भारत सो रहा
रहा था। राजा आपसी लड़ाइयों में व्यस्त थे, लेकिन चाणक्य ने देख लिया था कि भारत पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है। एक तरफ घर का दुश्मन धनानंद और दूसरी तरफ बाहर का दुश्मन सिकंदर। चाणक्य का जीवन अब एक ऐसे दोराहे पर था जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। तक्षशिला की दीवारों के भीतर चाणक्य अब केवल एक छात्र नहीं रह गए थे, वे अब एक आचार्य बन चुके थे। उनकी ख्याति दूर दराज के राज्यों तक फैल रही थी, लेकिन उनके मन के एक कोने में अपने पिता का अपमान और मगध की दुर्दशा का घाव अभी भी हरा था। मगध, जो कभी वीरता और धर्म का केंद्र था, अब एक क्रूर और लालची राजा धनानंद के पैरों तले कुचला जा रहा था। और इधर सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ भारत की सरहदों पर दस्तक दे चुका था। भारत के छोटे छोटे राजा या तो डर के मारे उसके सामने झुक रहे थे या अपनी आपसी दुश्मनी की वजह से उसे रास्ता दे रहे थे। चाणक्य ने समझ लिया था कि अगर भारत को बचाना है तो एक विशाल और एकजुट साम्राज्य की जरूरत है, और उस समय केवल मगध ही ऐसा राज्य था जिसके पास इतनी सेना थी कि वह सिकंदर को रोक सके। यही सोचकर आचार्य चाणक्य ने एक बार फिर मगध की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में निजी प्रतिशोध से बड़ा राष्ट्र प्रेम था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद चाणक्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। जहां कभी विद्वानों का सम्मान होता था, वहां अब केवल चाटुकार और भोगी लोग भरे पड़े थे। धनानंद ने दानशाला का अध्यक्ष बनने के लिए एक ब्राह्मण सभा का आयोजन किया था। चाणक्य, जो एक साधारण ब्राह्मण की वेशभूषा में थे, जब धनानंद दरबार में आया और उसने एक सांवले, दुबले और कुरूप दिखने वाले ब्राह्मण को उस ऊंचे आसन पर देखा तो उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर पूछा, यह भिक्षुक कौन है जिसकी हिम्मत मेरे सामने इस आसन पर बैठने की हुई? इसे यहाँ से घसीटकर बाहर फेंको। चाणक्य शांत रहे। उन्होंने अपनी गहरी और गंभीर आवाज में कहा, राजन, मैं यहाँ दान मांगने नहीं बल्कि मगध को आने वाले विनाश से बचाने की सलाह देने आया हूँ। यूनान का सिकंदर सरहद पर खड़ा है। अगर मगध नहीं जागा तो हम सब गुलाम बन जाएंगे। लेकिन धनानंद, जिसे अपनी 2 लाख की सेना और हजारों हाथियों पर घमंड था, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कुटिल बुद्धि वाले को लात मारकर महल से बाहर निकाल दिया जाए। सैनिकों ने चाणक्य को पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए महल की सीढ़ियों तक ले गए। उस छीना झपट्टी में चाणक्य के सिर की छोटी, जो एक ब्राह्मण के सम्मान का प्रतीक होती है, खुल गई। चाणक्य महल की सीढ़ियों पर गिरे। उनकी आंखों में प्रचंड अग्नि थी। वह अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि विद्या और शिक्षक का अपमान था। चाणक्य खड़े हुए, अपनी खुली हुई शिखा को हाथ में लिया और धनानंद की आंखों में आंखें डालकर गर्जना की। धनानंद, तूने एक शिक्षक की बुद्धि को चुनौती दी है। तूने उस शिखा को छुआ है जो साम्राज्य बनाती भी है और उजाड़ती भी है। सुन, आज से यह चाणक्य अपनी शिखा तब तक नहीं बांधेगा जब तक तेरे इस घमंडी वंश का समूल विनाश न कर दे। मैं तेरे सिंहासन को जलाकर राख कर दूंगा और इस मगध की मिट्टी पर एक धर्मपरायण राजा को बिठाऊंगा। यह कोई साधारण धमकी नहीं थी, यह इतिहास का सबसे बड़ा डेथ वारंट था जो एक निहत्थे ब्राह्मण ने दुनिया के सबसे अमीर राजा को दिया था। चाणक्य उसी क्षण पाटलिपुत्र की सीमा से बाहर निकल गए। अब चाणक्य के पास एक लक्ष्य था, विनाश। लेकिन कैसे? उनके पास न सेना थी न धन। धनानंद के पास लाखों सैनिक थे। चाणक्य ने जंगल का रास्ता चुना। वे जानते थे कि महल के भीतर से नहीं बल्कि जमीन से जुड़कर ही धनानंद को गिराया जा सकता है। जंगल में भटकते हुए एक दिन चाणक्य की नजर कुछ बच्चों पर पड़ी। वे बच्चे राजकीलम नाम का खेल खेल रहे थे। एक छोटा सा बालक पत्थर के एक ऊंचे टीले पर बैठा था जो राजा बना हुआ था। बाकी बच्चे उसकी प्रजा और सैनिक थे। चाणक्य ने छिपकर उस बालक को देखा। वह बालक जिस अधिकार और न्याय के साथ बच्चों के झगड़े सुलझा रहा था, उसकी आवाज में जो खनक थी और उसकी आंखों में जो निडरता थी, उसने चाणक्य को रुकने पर मजबूर कर दिया। तभी कुछ शिकारी वहां आए और बच्चों को डराने लगे, लेकिन वह छोटा सा राजा डरा नहीं। वह अपने ऊंचे स्थान से उतरा और शिकारियों के सामने खड़ा होकर बोला, मेरे राज्य में किसी को डराने की अनुमति नहीं है। चाणक्य समझ गए कि उन्हें अपना अस्त्र मिल गया है। चाणक्य उस बालक के पास गए और उसका नाम पूछा। बालक ने गर्व से कहा, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उस बालक को उसके माता पिता से खरीद लिया। जी हाँ, इतिहास कहता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचान कर उसे अपनी संरक्षण में लेने के लिए स्वर्ण मुद्राएं दी। अब चाणक्य के पास एक योद्धा था और खुद की बुद्धि थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल तलवार चलाना नहीं सिखाया बल्कि उसे शेर का जिगर और लोमड़ी की चालाकी दोनों दी। वे उसे बचपन से ही भोजन में थोड़ा थोड़ा झर देने लगे। वे जानते थे कि भविष्य में चंद्रगुप्त को झर देकर मारने की कोशिश की जाएगी, इसलिए उन्होंने उसका शरीर विष मुक्त बनाना शुरू किया। लेकिन क्या एक बालक और एक ब्राह्मण मिलकर सिकंदर जैसे महान योद्धा और धनानंद जैसे क्रूर सम्राट को हरा पाएंगे? चाणक्य और चंद्रगुप्त अब तक्षशिला पहुंच चुके थे, लेकिन हवाओं में झर घुला हुआ था।
सिकंदर भारत की सरहद के बिल्कुल करीब था। तक्षशिला के राजा आम्भी ने डर के मारे सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। चाणक्य जानते थे कि अगर सिकंदर व्यास नदी को पार कर गया तो मगध की गद्दी तक उसे कोई नहीं रोक पाएगा। धनानंद मदिरा और नाच गाने में डूबा हुआ था। ऐसे में भारत को बचाने की पूरी जिम्मेदारी एक शिक्षक के कंधों पर आ गई थी। लेकिन चाणक्य के पास न तो सेना थी और न ही संसाधन। उनके पास थी तो सिर्फ कौटिल्य बुद्धि। यहीं से शुरू हुआ चाणक्य का वह मनोवैज्ञानिक युद्ध। चाणक्य ने चंद्रगुप्त और अपने कुछ वफादार शिष्यों को सिकंदर की सेना में जासूस बनाकर भेज दिया। उनका लक्ष्य था सिकंदर के सैनिकों के मन में मौत का खौफ और दैवीय प्रकोप का डर पैदा करना। उन्होंने अपने जासूसों के जरिए सेना में यह अफवाह फैलानी शुरू की कि भारत देवताओं की भूमि है। यहाँ के पवित्र जल और हवा में विदेशी सैनिकों के लिए झर है। जो भी व्यास नदी को पार करेगा उस पर भारत के देवताओं का कहर टूटेगा और वह तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन सिर्फ अफवाह से काम नहीं चलने वाला था। चाणक्य ने प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने यूनानी सेना के खाने और पीने के पानी के स्रोतों में बहुत ही धीमा मात्रा में जहर मिलवाना शुरू किया। यह जहर ऐसा था कि सैनिक तुरंत नहीं मरता था, बल्कि कुछ दिनों बाद उसके शरीर पर दाने निकलने लगते थे और वह धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाता था। यूनानी शिविरों में हाहाकार मच गया। तंदुरुस्त सैनिक अचानक बीमार पड़ने लगे। चाणक्य के जासूसों ने यह कहना शुरू किया, देखो, यह भारत के क्रोध का परिणाम है। यहाँ के देवता नहीं चाहते कि कोई विदेशी इस मिट्टी को अपवित्र करे। रात के सन्नाटे में चाणक्य के शिष्य अजीबोगरीब आवाजें निकालते, पेड़ों पर डरावनी आकृतियां टांग देते और ऐसा माहौल बना देते जैसे कि चारों ओर प्रेत आत्माएं घूम रही हों। सिकंदर, जो खुद को खुदा का बेटा मानता था, वह भी परेशान हो गया। उसकी अजेय सेना, जो मौत से नहीं डरती थी, वह अब अदृश्य देवताओं से डरने लगी थी। इसी बीच चाणक्य ने एक और बड़ा दांव खेला। उन्होंने पंजाब के वीर राजा पोरस को अंदरूनी संदेश भेजा। हालांकि पोरस युद्ध में हार गए थे, लेकिन उनके साहस ने सिकंदर को हिला दिया था। चाणक्य ने पोरस के माध्यम से सिकंदर की सेना तक यह खबर पहुंचाई कि अभी तो तुमने सिर्फ सरहद देखी है, असली भारत तो व्यास नदी के उस पार है, जहां मगध के पास 6000 खूंखार हाथियों की फौज और लाखों सैनिक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खौफ का यह जाल इतना गहरा बुना गया कि सिकंदर के सबसे वफादार सेनापतियों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इतिहास कहता है कि सिकंदर ने अपने सैनिकों को बहुत समझाया, उन्हें दुनिया भर की दौलत का लालच दिया, लेकिन सैनिकों ने साफ कह दिया, हम अपनों के पास वापस जाना चाहते हैं। हम भारत के देवताओं और इन राक्षसी हाथियों के हाथों नहीं मरना चाहते। सिकंदर महान, जिसे कोई तलवार नहीं हरा सकी, वह एक ब्राह्मण की कलम और कूटनीति से हार गया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर को भारी मन से वापस लौटने का फैसला लेना पड़ा। भारत की सरहद से एक बहुत बड़ा खतरा टल चुका था और यह जीत बिना एक भी तीर चलाए चाणक्य ने हासिल की थी। सिकंदर के लौटते ही चाणक्य ने अपना पूरा ध्यान चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग पर लगा दिया। उन्होंने उसे गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाया, लेकिन यहाँ चाणक्य ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जल्दबाजी में एक छोटी सी सेना बनाई और सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया। उन्हें लगा कि धनानंद की जनता विद्रोह कर देगी और वे जीत जाएंगे, लेकिन परिणाम भयानक रहा। धनानंद की विशाल सेना ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य को अपनी जान बचाकर जंगलों में भागना पड़ा। वे हार चुके थे और भूखे प्यासे एक गांव के बाहर छिपे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को गर्म खिचड़ी खाने पर डांट रही थी। बच्चा थाली के बीच में हाथ डाल रहा था और उसका हाथ जल रहा था। उस औरत ने कहा, मूर्ख, तू भी चाणक्य जैसी गलती कर रहा है। गरम खिचड़ी को बीच से खाएगा तो हाथ जलेगा ही। किनारे किनारे से खा, जहाँ खिचड़ी ठंडी है। चाणक्य के कान खड़े हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सीधा मगध के केंद्र पर हमला करके गलती की थी। इसी बीच चाणक्य को एक ऐसी गुप्त शक्ति के बारे में पता चला जो धनानंद के महल के अंदर ही पली बढ़ी थी, विषकन्याएं। चाणक्य की एक ऐसी गुप्त खोज थी जिसका जिक्र अर्थशास्त्र में भी मिलता है। चाणक्य ने अनाथ और बेहद खूबसूरत कन्याओं को चुनकर उन्हें बचपन से ही बहुत ही धीमी मात्रा में झर देना शुरू किया। सालों तक झर पीते पीते इन लड़कियों का शरीर खुद एक जीवित झर बन जाता था। कहा जाता है कि इन कन्याओं का केवल एक चुंबन या उनके शरीर का पसीना भी सामने वाले की मौत का कारण बन सकता था। चाणक्य ने इन विषकन्याओं को धनानंद के मित्र राजाओं और उसके सेनापतियों के पास जासूस बनाकर भेजा। सुंदरता के जाल में फंसकर दुश्मन के सेनापति मौत की नींद सोने लगे। महल के भीतर सन्नाटा पसरने लगा था। चाणक्य और चंद्रगुप्त अब मगध की सरहदों से दूर विंध्याचल के जंगलों में छिपकर अपनी नई शक्ति बनाने लगे। उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें धनानंद ने अपमानित किया था, वे राजा जिनकी जमीनें छीनी गई थीं, और वे कबीले जो टैक्स के बोझ तले दबे थे। देखते ही देखते चाणक्य ने लुटेरों, शिकारियों और बागियों की एक ऐसी सेना तैयार कर ली जो मरने मारने के लिए तैयार थी।
परंतु चाणक्य जानते थे कि धनानंद के पास अमात्य राक्षस जैसा वफादार और बुद्धिमान मंत्री है। इसी दौरान चाणक्य ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने हिमालय के एक शक्तिशाली राजा परवतक से संधि की। चाणक्य ने परवतक को लालच दिया कि धनानंद के पतन के बाद मगध का आधा साम्राज्य उसे दे दिया जाएगा। परवतक की विशाल पहाड़ी सेना और चंद्रगुप्त की फुर्तीली टोली ने मिलकर मगध के सीमावर्ती किलों पर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने धनानंद के दरबार में अपने जासूसों का ऐसा जाल बिछाया कि दरबारी एक दूसरे पर शक करने लगे। अमात्य राक्षस खुद धनानंद को मारकर राजा बनना चाहता है। शक का ऐसा बीज बोया गया कि धनानंद अपने ही वफादारों को जेल में डालने लगा। चंद्रगुप्त अब 20 साल का एक गठीला और बेहद फुर्तीला योद्धा बन चुका था। चाणक्य उसे रोजाना आधी रात को जगाकर युद्ध का अभ्यास करवाते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि युद्ध में धर्म और अधर्म कुछ नहीं होता, केवल विजय सत्य होती है। चंद्रगुप्त की सेना ने मगध के गांवों में घुसकर धनानंद के खजानों को लूटना शुरू किया। धनानंद को जब पता चला कि वह कुरूप ब्राह्मण अभी भी जिंदा है और उसने एक बड़ी सेना बना ली है, तो उसने अपने सबसे खूंखार सेनापति भद्दसाल को आदेश दिया कि वह चाणक्य और चंद्रगुप्त का सिर काट कर लाए। विंध्याचल की पहाड़ियों के पास दोनों सेनाओं का सामना हुआ। यह युद्ध चंद्रगुप्त के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा मौका था। धनानंद की सेना को लग रहा था कि वे इन बागियों को मिनटों में कुचल देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चाणक्य ने उस पहाड़ी रास्ते पर पहले से ही गड्ढे खोदकर उनमें जहरीले कांटे बिछा दिए थे। जैसे ही धनानंद के हाथी आगे बढ़े, वे उन गड्ढों में गिरकर तड़पने लगे। हाथियों की चीख ने सेना में भगदड़ मचा दी। तभी पहाड़ियों के ऊपर से चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने पत्थरों और जलते हुए तीरों की बौछार कर दी। यह गुरिल्ला युद्ध था। धनानंद की पारंपरिक सेना इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। उस दिन मैदान ए जंग में चंद्रगुप्त की तलवार ने बिजली की तरह काम किया। उसने भद्दसाल के कई प्रमुख सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया। भद्दसाल को हार मानकर पीछे हटना पड़ा। ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की पहली बड़ी सैनिक जीत थी। चाणक्य ने अब अपना सबसे खतरनाक दांव चलने का फैसला किया। उन्होंने धनानंद के भाई और उसके सगे संबंधियों को चुपके से संदेश भेजे कि जो चंद्रगुप्त का साथ देगा उसे नए साम्राज्य में ऊंचा पद मिलेगा। चाणक्य की रणनीति अब रंग ला रही थी। मगध के बाहरी हिस्से अब चंद्रगुप्त के कब्जे में थे। पाटलिपुत्र, यह शहर उस समय अभेद्य था। गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा यह दुर्ग किसी किले से कम नहीं था और इसके भीतर धनानंद अपनी उस सेना के साथ बैठा था जिसके पास हजारों हाथी थे। चाणक्य जानते थे कि धनानंद को केवल ताकत से नहीं हराया जा सकता। उन्होंने पाटलिपुत्र के भीतर अपने जासूसों की बार ला दी। इन जासूसों का काम सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं था, बल्कि जनता के मन में राजा के प्रति नफरत को चरम पर पहुंचाना था। चाणक्य अफवाह उड़ाए कि राजा अपने करीबियों को ही मारने वाला है। नतीजा यह हुआ कि धनानंद के अपने ही लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। जब महल के अंदर अविश्वास की आग जल रही थी, तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इशारा किया। हजारों सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के द्वार पर दस्तक दी। लेकिन यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। चाणक्य ने आदेश दिया था कि सीधे मुख्य द्वार पर हमला मत करना। महीनों तक पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर कर रखा गया। जब शहर के अंदर अनाज खत्म होने लगा और जनता त्राही त्राही करने लगी, तब धनानंद का अहंकार टूटना शुरू हुआ। एक रात चाणक्य के गुप्तचरों ने शहर का एक छोटा दरवाजा अंदर से खोल दिया। चंद्रगुप्त की सेना आंधी की तरह पाटलिपुत्र में दाखिल हुई। सड़कों पर खून की नदियां बहने लगीं। धनानंद की विशाल सेना, जो बिना सेनापति के दिशाहीन हो चुकी थी, गाजर मूली की तरह काटी गई। धनानंद को जब अपनी हार साफ दिखने लगी, तो वह अपनी बची हुई दौलत और रानियों के साथ महल के गुप्त रास्ते से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन चंद्रगुप्त ने धनानंद को बीच रास्ते में ही रोक लिया। सालों का अपमान, वो लात, वो खुली हुई छोटी, सब कुछ चाणक्य की आंखों के सामने तैर रहा था। धनानंद एक भिखारी की तरह जान की भीख मांग रहा था। चाणक्य ने कहा, इसका वध मत करो, इसे वही दर्द दो जो इसने अपनी जनता को दिया है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार धनानंद को अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया गया। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि उसे मार दिया गया था। चाणक्य ने अपनी खुली हुई छोटी को धनानंद के सिंहासन के सामने खड़ी दीदा होकर बांधा और गर्जना की, आज मेरा प्रण पूरा हुआ। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन चाणक्य अभी भी अपनी विजय का उत्सव नहीं मना रहे थे। वे जानते थे कि जब तक धनानंद का सबसे वफादार और काबिल मंत्री अमात्य राक्षस स्वतंत्र है। एक रात राक्षस ने चंद्रगुप्त के बिस्तर के नीचे गुप्त सुरंग से हथियारों को भेजा, लेकिन चाणक्य की पारखी नजरों ने देख लिया कि
कि दुश्मन जमीन के अंदर से जा रही हैं। चाणक्य ने बिना शोर मचाए उस पूरे हिस्से में आग लगवा दी और हत्यारे अंदर ही जलकर राख हो गए। लेकिन चाणक्य राक्षस को मारना नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि राक्षस एक कट्टर देशभक्त है, वह बुरा इंसान नहीं बल्कि एक गलत राजा का वफादार नौकर था। एक दिन चाणक्य उसके सामने आए। चाणक्य ने तलवार नहीं उठाई बल्कि अपनी अंगूठी राक्षस की ओर बढ़ा दी और कहा, राक्षस, तुम मगध से प्यार करते हो और मैं भी। अब मगध को तुम्हारी बुद्धि की जरूरत है। या तो इस हार को स्वीकार करो और चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बनो, या फिर अपनी देशभक्ति को धूल में मिल जाने दो। राक्षस चाणक्य की महानता और उनकी दूरदर्शिता के सामने नतमस्तक हो गया। उसने चंद्रगुप्त की गुलामी नहीं बल्कि मगध की सेवा स्वीकार की। चाणक्य ने केवल दुश्मन को नहीं हराया बल्कि उसे अपना सबसे मजबूत साथी बना लिया। अखंड भारत की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन अब एक नया खतरा पैदा हुआ, चंद्रगुप्त का प्रेम। सिकंदर तो मर चुका था, लेकिन सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना को लेकर भारत की ओर बरहक रहा था। सेनापति सेल्यूकस निकेटर अपने राजा के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए भारत की ओर बढ़ा। 305 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु नदी के किनारे दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। सेल्यूकस को लगा था कि वह आसानी से भारत जीत लेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि चंद्रगुप्त की सेना अब चाणक्य के अनुशासन और युद्ध कौशल से फौलाद बन चुकी थी। चंद्रगुप्त के हाथियों की फौज ने यूनानी घुड़सवारों को कुचल कर रख दिया। सेल्यूकस बुरी तरह हार गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आदेश दिया, सेल्यूकस को मारो मत, उसे अपना मित्र बनाओ। चाणक्य जानते थे कि अगर सेल्यूकस को मार दिया गया तो यूनान से बार बार हमले होंगे। उन्होंने एक ऐसी संधि का प्रस्ताव रखा जिसने दुनिया को चौंका दिया। चाणक्य ने शर्त रखी कि सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करेगा। यह केवल एक विवाह नहीं बल्कि एक कूटनीतिक जीत थी। इस विवाह के बदले सेल्यूकस ने मौर्य साम्राज्य को कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान, आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा सौंप दिया। बदले में चाणक्य ने उसे 500 हाथी दिए। लेकिन इस विवाह के साथ चाणक्य ने कुछ बहुत कठोर शर्तें रखी। उन्होंने शर्त रखी कि हेलेना का पुत्र कभी मगध का राजा नहीं बनेगा। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। हालांकि चंद्रगुप्त पहले से शादीशुदा थे, इसका शादी दुर्धरा से हो गया था। चाणक्य ने हेलेना पर अपनी पैनी नजर रखी। उन्होंने हेलेना को भारतीय संस्कृति सीखने पर मजबूर किया। चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि चंद्रगुप्त प्रेम में पड़कर अपनी राष्ट्रभक्ति न भूले। इसी समय सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा। मेगस्थनीज ने यहाँ रहकर वह प्रसिद्ध किताब लिखी, इंडिका, जिसमें उसने चाणक्य के प्रशासन और चंद्रगुप्त के वैभव का वर्णन किया। अखंड भारत का सपना अब हकीकत बन चुका था। चंद्रगुप्त और हेलेना के विवाह के बाद साम्राज्य में शांति थी, लेकिन चाणक्य कभी चैन से नहीं बैठते थे। उन्हें हमेशा डर रहता था कि कोई गुप्त दुश्मन चंद्रगुप्त को भोजन में जहर देकर न मार दे, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था। चाणक्य चंद्रगुप्त के शरीर को विष सह्य बनाने के लिए उसके भोजन में रोजाना धीमी मात्रा में जहर मिलाते थे। यह बात चंद्रगुप्त को भी नहीं पता थी। एक दिन चंद्रगुप्त अपनी मुख्य रानी दुर्धरा के साथ भोजन कर रहे थे। रानी दुर्धरा उस समय गर्भवती थी और उनके गर्भ में मौर्य वंश का उत्तराधिकारी था। अनजाने में रानी ने चंद्रगुप्त की थाली से एक निवाला खा लिया, वही निवाला जिसमें चाणक्य ने जहर मिलाया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि रानी दुर्धरा तुरंत बेहोश होकर गिरने लगी। चाणक्य को जब इसकी खबर मिली, वे भागते हुए कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि रानी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जहर उनके खून में फैल चुका था। लेकिन चाणक्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजवंश का वारिस। चाणक्य ने अपनी तलवार निकाली और रानी दुर्धरा का पेट चीर दिया। रानी की मृत्यु उसी क्षण हो गई, लेकिन गर्भ से बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जहर की एक बूंद बालक के माथे तक पहुंच गई थी, जिससे उसके माथे पर एक नीला बिंदु बन गया था। इसी कारण उस बालक का नाम पड़ा बिंदुसार। चंद्रगुप्त अपनी प्रिय रानी की मौत से टूट गए। हालांकि चाणक्य ने साम्राज्य के उत्तराधिकारी को बचा लिया था, लेकिन इस घटना ने महल के भीतर चाणक्य के प्रति कुछ लोगों के मन में कड़वाहट भर दी। चंद्रगुप्त अब बूढ़े हो रहे थे। रानी दुर्धरा की मौत के बाद उनके भीतर एक वैराग्य पैदा हो गया। इसी समय मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा जो 12 सालों तक चला। चाणक्य ने हर संभव कोशिश की, लेकिन प्रकृति के आगे सब बेबस थे। चंद्रगुप्त ने फैसला किया कि वे अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप देंगे और खुद जैन मुनि भद्रबाहु के साथ तपस्या करने चले जाएंगे। चाणक्य के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। जिस बालक को उन्होंने अपनी उंगलियों से पकड़कर राजा बनाया था, वह अब उनका साथ छोड़ रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी, एक साधारण सन्यासी बनकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और वहां उन्होंने संलेखना उपवास द्वारा मृत्यु को गले लगा लिया। अब सिंहासन पर बिंदुसार था और उसके साथ थे बूढ़े आचार्य चाणक्य। बिंदुसार के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था सुबंधु। एक दिन सुबंधु ने बिंदुसार से कहा, राजन, क्या आप जानते हैं कि आपकी माता की मृत्यु कैसे हुई थी? उन्हें किसी बीमारी ने नहीं
बल्कि आपके सबसे भरोसेमंद आचार्य चाणक्य ने ही उनका गला काटा था। बिंदुसार यह सुनकर सन्न रह गया। उसके मन में अपने गुरु के प्रति जो सम्मान था वह पल भर में क्रोध की ज्वाला में बदल गया। दरबार में चाणक्य का अपमान किया जाने लगा और उनके सुझावों को ठुकरा दिया गया। चाणक्य समझ गए कि उनके जाने का समय आ गया है। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि उन्हें पद छोड़ना पड़ रहा है, दुख इस बात का था कि जिस साम्राज्य को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा उसका राजा ही आज उनके चरित्र पर संदेह कर रहा था। चाणक्य ने चुपचाप अपना पद त्याग दिया और शहर के बाहर एक सुनसान स्थान पर जाकर बैठ गए और अन्न जल त्याग कर मृत्यु का इंतजार करने का संकल्प ले लिया। उधर महल में एक बूढ़ी दासी ने जब ये सब देखा तो उसे रहा नहीं गया। वह दासी रानी दुर्धरा के मृत्यु समय महल में थी। उसने रोते हुए बिंदुसार को पूरी सच्चाई बताई। महाराज, आचार्य ने आपकी माता को नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने आपकी जान बचाई थी। अगर उस दिन आचार्य वो कठोर निर्णय नहीं लेते तो आप कभी इस दुनिया में नहीं आते। बिंदुसार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत अपने सैनिकों के साथ चाणक्य को मनाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने चाणक्य के चरणों में गिरकर माफी मांगी और वापस महल चलने की प्रार्थना की। लेकिन चाणक्य ने कहा, बिंदुसार, एक बार जब धनुष से बाण निकल जाए तो वापस आना असंभव है। बिंदुसार दुखी होकर वापस लौट आया, लेकिन उसने सुबंधु को आदेश दिया कि वह जाकर चाणक्य की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। सुबंधु वहां गया, लेकिन उसके मन में अभी भी पाप था। वो वहां जाकर सेवा करने के बजाय चाणक्य की झोपड़ी के चारों ओर आग लगवा दी। धूं धूं कर जलती उस आग के बीच महान आचार्य चाणक्य शांत मुद्रा में बैठे रहे। उन्होंने न तो चीख पुकार की और न ही बचने की कोशिश, लेकिन सुबंधु को लगा कि उसने चाणक्य को हरा दिया है। उसे नहीं पता था कि चाणक्य ने मरने से पहले एक ऐसी गुप्त संदूक छोड़ी थी जो सुबंधु की मौत का वारंट बनने वाली थी। चाणक्य की झोपड़ी राख हो चुकी थी। सुबंधु महल लौट आया और बिंदुसार को झूठ बोल दिया कि चाणक्य ने अपनी इच्छा से अग्नि समाधि ले ली है। चाणक्य ने मरने से पहले बिंदुसार के नाम एक गुप्त संदूक और एक पत्र छोड़ा था। उन्होंने निर्देश दिया था कि यह संदूक केवल तभी खोला जाए जब सुबंधु वहां मौजूद हो। जैसे ही संदूक खोला गया, उसमें से एक बेहद कीमती और सुगंधित तेल की शीशी और कुछ अद्भुत रत्न निकले। साथ में एक पत्र था जिसमें लिखा था, यह मौर्य वंश की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो इसे अपने शरीर पर लगाएगा वह अजेय हो जाएगा। सुबंधु के लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा कि चाणक्य ने मरते मरते बिंदुसार के लिए कोई वरदान छोड़ा है। उसने बिंदुसार से आग्रह किया कि वह इस तेल का परीक्षण करना चाहता है। जैसे ही सुबंधु ने उस तेल को अपने शरीर पर लगाया, उसके शरीर में भयंकर जलन होने लगी। दरअसल वह तेल नहीं, बल्कि एक ऐसा धीमा जहर था जो त्वचा के संपर्क में आते ही खून को जमा देता था। चाणक्य जानते थे कि सुबंधु जैसा लालची इंसान उस संदूक को देखते ही उस पर झपटेगा। सुबंधु तड़प तड़प कर दरबार में गिरने लगा। तभी चाणक्य का एक वफादार शिष्य सामने आया और उसने बिंदुसार को चाणक्य का असली अंतिम पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, बिंदुसार, सुबंधु ही तुम्हारी माता की मृत्यु का सच तोड़ मरोड़ कर बताने वाला और मेरी कुटिया में आग लगाने वाला असली अपराधी है। इसकी मौत का प्रबंध मैंने पहले ही कर दिया था। बिंदुसार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पत्र के आखिरी हिस्से में चाणक्य ने बिंदुसार को एक चेतावनी दी थी। मौर्य वंश का असली सूरज अभी पैदा होना बाकी है। बिंदुसार के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें से एक बालक ऐसा था जो बहुत उग्र और निडर था। उसका नाम था अशोक। बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करता था, लेकिन चाणक्य के शिष्यों ने गुप्त रूप से अशोक को वही शिक्षा देनी शुरू की जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दी थी। चाणक्य जा चुके थे, लेकिन उनकी नीतियां अब अशोक के रूप में पल थीं, जो आगे चलकर सम्राट अशोक की नींव बनेगा। आचार्य चाणक्य का शरीर राख हो गया, लेकिन वे आज भी जीवित हैं। चाणक्य ने अपने पूरे जीवन का निचोड़ 2 महान ग्रंथों में समेट दिया था, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। उन्होंने सिखाया कि शत्रु को केवल तलवार से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि को भ्रमित करके भी हराया जा सकता है। आज 2300 साल बाद भी, चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हों या देशों की खुफिया एजेंसियां, वे सब चाणक्य मॉडल का अध्ययन करती हैं। जब भी भारत की अखंडता की बात आती है तो चाणक्य का चेहरा सामने आता है। उन्होंने एक बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और दुनिया को बताया कि एक अकेला इंसान अगर ठान ले तो वह इतिहास की दिशा बदल सकता है। उनका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। भारत को एक महान सम्राट मिल चुका था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आपका रूप, आपकी गरीबी या आपका अतीत यह तय नहीं करता कि आप कहां पहुंचेंगे। यह आपकी बुद्धि और आपका निश्चय तय करता है। इतिहास का वह सांवला और कुरूप ब्राह्मण आज भारत का गौरव है। चाणक्य मरकर भी अमर हैं, क्योंकि उनका विचार कभी नहीं मर सकता। दोस्तों, ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। हमारे लिए आपकी एक सब्सक्राइब भी बहुत मायने रखता है, जो कि आपके लिए वो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको महान चाणक्य के जीवन की यह गाथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे गौरवशाली इतिहास से जुड़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।